बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, एजुकेशन एंड लर्निंग के चैनल से मैं आपके सामने मोहम्मद बिलाल मुखातिब हूँ। हम एजुकेशन के बेसिक टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे थे, तो आज हमारा जो मौजू है जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं वो है फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन। असल में एजुकेशन के एलिमेंट्स को समझने के लिए कि एजुकेशन सिस्टम किन प्रोसेस के ऊपर मुहित है, उसको समझने के लिए हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम पहले फ़िलासफ़ी का ताल्लुक़ ढूंढें एजुकेशन के साथ, कि फ़िलासफ़ी का एजुकेशन के साथ ताल्लुक़ क्या है। एजुकेशन के जितने भी तसव्वुरात हैं उनको डायरेक्शन कहाँ से मिलती है। तो इस बात को देखने के लिए, इसको फोकस करने के लिए हम पहले फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी? हम पहले ये देखना चाहते हैं कि फ़िलासफ़ी क्या है। दरअसल बुनियादी तौर पर फ़िलासफ़ी और एजुकेशन का आपस में ताल्लुक़ एक थ्योरी और प्रैक्टिस के एतबार से है कि फ़िलासफ़ी जो है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स फराहम करती है, वेयर एज द एजुकेशन फील्ड इज़ ए प्रैक्टिकल फील्ड टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ फ़िलासफ़ी। ये एक अमली मैदान है जिसमें फ़िलासफ़ी के उसूलों का इतलाक़ किया जाता है। बेसिकली हम फ़िलासफ़ी को इस अंदाज से डिस्कस कर सकते हैं कि फ़िलासफ़ी बुनियादी तौर पर उन चुभते हुए सवालात का जवाब फराहम करती है, हमें ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बुनियादी सवालात का जवाब फराहम करती है। वो सवालात किन किन फील्ड्स के मुताल्लिक़ होते हैं, मसलन अबाउट एग्जिस्टेंस, वजूद से मुताल्लिक़, इल्म से मुताल्लिक़, वैल्यूज़ से मुताल्लिक़, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, अक़दार से मुताल्लिक़, जिस तरह हम कहते हैं अक़दार से मुताल्लिक़, वजूहात, माइंड से मुताल्लिक़, जहन से मुताल्लिक़ और लैंग्वेज से मुताल्लिक़, यानी ज़बान से मुताल्लिक़ जो बेसिक किस्म के क्वेश्चंस होते हैं उनसे मुताल्लिक़ जो जवाब फराहम करती है वो फ़िलासफ़ी है। फ़िलासफ़ी बुनियादी तौर पर अक्ल से मोहब्बत का नाम करार दिया जाता है, यानी किसी भी चीज़ से मुताल्लिक़ बुनियादी नुक्ता नज़र अपनाना अक्ल और दलील की बुनियाद पर, इसको हम फ़िलासफ़ी का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एजुकेशन, ताकि हम ये समझ सकें कि एजुकेशन से क्या मुराद है और फ़िलासफ़ी और एजुकेशन का आपस में क्या ताल्लुक़ है। व्हाट इज़ एजुकेशन? हम जॉन डेवी के मुताबिक जब एजुकेशन की तारीफ़ को समझने की कोशिश करते हैं, देन वी कैन से दैट एजुकेशन इज़ लाइफ, के एजुकेशन जो है वो एंटायर लाइफ को करार दिया जा सकता है। जैसा कि यहाँ आप इस तारीख में देख रहे हैं कि एजुकेशन इज़ ऑल वन विद ग्रोइंग, यानी जैसे जैसे इंसान इस दुनिया के अंदर आता है और अपनी ज़िंदगी को कंप्लीट करता है, तो दरमियान में जितने तजर्बात से गुजरता है, जो कुछ वो सीखता है, हम दरअसल उसको एजुकेशन ही करार देते हैं। एजुकेशन इज़ एवरीथिंग अलॉन्ग विद ग्रोथ। एजुकेशन इटसेल्फ हैज़ नो फाइनल डेस्टिनेशन, यानी तालीम का कोई हतमी एंड नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि अब किसी फ़र्द की तालीम का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसके मुताल्लिक़ और भी बहुत सी तारीफ़ें जो हैं वो मुख्तलिफ़ माहिरीन ने की हैं। किसी ने इसे सोशल एडजस्टमेंट करार दिया है, तो किसी ने इसे शख्सियत की नशोनुमा करार दिया है, मुतवाज़न नशोनुमा करार दिया है, किसी ने इसे मुआशरे की मुतवाज़न तंजीम का नाम करार दिया है। जैसा कि अफलातून इससे मुतल्लिक़ ये कहता है कि तालीम दरअसल मुआशरे की मुतवाज़न तंजीम का नाम है। तो इस तरह हम एजुकेशन और फ़िलासफ़ी के दरमियान ताल्लुक़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एजुकेशन और फ़िलासफ़ी के ताल्लुक़ को समझने के लिए ज़रूरी है हम ये देखें बुनियादी तौर पर फ़िलासफ़ी में क्या शामिल है। तो इसको समझने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि हम ये देखें कि फ़िलासफ़ी की ब्रांचेस क्या हैं, व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ फ़िलासफ़ी। हम बुनियादी तौर पर इनको 4 हिस्सों के अंदर तकसीम कर सकते हैं कि फ़िलासफ़ी बुनियादी सतह पर इन 4 फील्ड से मुताल्लिक़ जवाबात, बुनियादी सवालात के जवाबात फराहम करती है अक्ल और दलील की बुनियाद पर।
and we can see that these four fields are about ontology or metaphysics, secondly logic, थर्ड पे एपिस्टेमोलॉजी और फोर्थ पे एक्सियोलॉजी। एंटोलॉजी बुनियादी तौर पर वजूदियात, उर्दू के अंदर वजूदियात इससे मुतल्लिक कहा जाता है या माबादत तबीयाती तसव्वुरात से मुतल्लिक बहस करती है। लॉजिक दलील मंतिक से मुतल्लिक, इसमें आगे चलकर हम बात करते हैं कि लॉजिक से क्या मुराद है। एपिस्टेमोलॉजी से मुराद हम इल्मियात का शोबा लेते हैं कि इल्म से मुतल्लिक जो बुनियादी सवालात हैं उनके जवाबात जब दलील की बुनियाद पर और किसी मखसूस फिलासफी की बुनियाद पर फराहम करने की कोशिश की जाती है, देन वी आर कंसर्न विद द फील्ड ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। व्हाट इज एक्सियोलॉजी? एक्सियोलॉजी बुनियादी तौर पर खैर और शर से मुताल्लिक बहस करती है, एथिक्स के मुताल्लिक, एस्थेटिक्स के मुताल्लिक, जिससे मुताल्लिक हम आगे चलकर बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज एंटोलॉजी, व्हाट इज एंटोलॉजी एंड what are the questions to be discussed in the field of ontology. Ontology basically discusses about reality, substance, mind, body problem and human nature. What are the basic questions for these topics related to the ontology and metaphysics? बुनियादी तौर पर ये वो सवालात हैं जिनका जवाब अकली दलील की बुनियाद पर फराहम करने की कोशिश की जाती है। कि मसलन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हकीकत असलिया क्या है, हकीकत क्या है, किसी चीज़ को की हकीकत को जानने के लिए हमारे पास क्या मेयारात हैं। इसी तरीके से अगले नंबर पर सेकेंडली हम इस चीज़ से मुतल्लिक देखने की कोशिश करते हैं कि सब्सटेंस, बेसिक सब्सटेंस क्या है कि जिनकी मिसाल हम अल्लाह ताला की ज़ात, सोल्स यानी जिस्म और एटम से मुताल्लिक लेते हैं। गॉड बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात से मुताल्लिक जिस तरीके से सब्सटेंस फिलॉसफी के अंदर डिस्कस किया जाता है, इटर्नल एंड अनचेंजेबल, इटर्नल यानी दायमी तस्वुर है। इसी तरीके से सोल से मुताल्लिक भी बुनियादी तस्वुर जो फलसफा फराहम करता है कि ये भी eternal and unchangeable, whereas the atoms are discussed in a way that atoms are not created and cannot be destroyed. यानी जो बुनियादी इकाई है, जिस चीज़ को भी बनाने के अंदर उसका किरदार सामने आता है, तो वो बुनियादी तौर पर ना उसे ख़त्म किया जा सकता है और ना ही उसे पैदा किया जा सकता है। इसी तरीके से जब हम माइंड बॉडी प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करते हैं तो वो बुनियादी तौर पर उनके अंदर बहुत सारे तस्वुरात जो हैं वो सामने आते हैं। मसलन वो बुनियादी तस्वुरात जिनकी बुनियाद पर फलसफा हमें जवाब फराहम करने की कोशिश करता है, तो माइंड बॉडी प्रॉब्लम को समझना यहाँ पर ज़रूरी है। मसलन रियलिटी से मुताल्लिक माइंड बॉडी प्रॉब्लम को देखने के लिए सबसे पहले मेटीरियलिज्म का कंसेप्ट सामने आता है, तस्वुर सामने आता है। व्हाट इज मेटीरियलिज्म? मेटीरियलिज्म मीन कि हकीकत जो है वो वजूद के अंदर है, हकीकत वजूद के अंदर है और इसके अलावा हम हकीकत असलिया किसी चीज़ को करार नहीं दे सकते। वेयरएज डुअलिज्म का कंसेप्ट आगे आपको नजर आएगा। डुअलिज्म का कंसेप्ट दो चीज़ों को फोकस करता है, जिसमें वजूद के साथ साथ मेंटल प्रोसेस यानी माइंड को भी जहन में रखा जाता है, यानी माइंड को भी डिस्कस किया जाता है कि वजूद के साथ साथ एक माइंड भी है जो काम कर रहा है रियलिटी को समझने के लिए। यानी एक माबादत तस्वुर जो है वो जहन का भी इसके साथ शामिल किया जाता है। आइडियलिज्म का कंसेप्ट तीसरे नंबर पर, ये बुनियादी तौर पर मुकम्मल तौर पर ये माइंड को फोकस करता है, मेंटल प्रोसेसेस को फोकस करता है और इसमें यह देखा जाता है कि तस्वुर इंसान के जहन के अंदर पहले आता है, जबकि जो चीज़ें हैं वो बुनियादी तौर पर अपने ताईं कोई हकीकी वजूद नहीं रखती। ये हमारा जहन है
جو انہیں تصور فراہم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر ایک کنسیپٹ سامنے آتا ہے نیوٹرل مونزم۔ یہ ان پہلے تینوں کنسیپٹس کی نفی کرتا ہے اور یہ بنیاد قرار دیتا ہے انرجی کو، یعنی انرجی ہی وہ مرکز اور محور ہے جس کی بنیاد پر ہم کسی بھی چیز کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ Then what is discussed in the concept of ontology and that is human nature۔ تو human nature میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ what is the relationship between good and evil and what is the relationship between the will, reason, emotions of a human body، کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ Are they free will and good free ہے or it is confined to some processes or it is determined by an antecedent processes۔ Then we will go to the next branch of philosophy, that is called logic۔ What is logic? Logic is a branch of philosophy which seeks to organize reasoning۔ اس کی بنیاد پر ہم دلیل کو تنظیم کے درجے میں لا کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چیزوں کا آپس میں تعلق ڈھونڈتے ہیں اور stimulus and response یعنی عمل اور رد عمل کے تعلق کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ how to think in a structurally sound manner۔ اس کے تحت دو قسم کی ریزننگ کو بنیادی طور پر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک انڈکٹیو ریزننگ۔ انڈکٹیو ریزننگ میں بنیادی طور پر ہم کیا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسپیسیفک ٹو دا جنرل، ہم نے جنرل پرنسپلز کی جانب جانا ہوتا ہے اسپیسیفک ایگزامپلز کی بنیاد پر، اور پھر جنرل پرنسپلز ان کی بنیاد پر ہم ڈیڈیوس کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج صبح کو سورج مشرق سے طلوع ہوا، شام کو مغرب کو غروب ہوا، مغرب میں غروب ہوا۔ کل بھی دیکھا سورج مشرق سے طلوع ہوا، مغرب میں غروب ہوا۔ تو ہم ایک پرنسپل پر پہنچ گئے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ Whereas when we talk about the deductive reasoning, then we have to go from general to the specific. When we are applying the concept of general principle to the specific example, then we are concerned with deductive reasoning۔ ہم استخراجی طریقے کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں بمقابلہ استقرائی طریقے کے۔ یعنی اسی مثال میں جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں، جب ہم یہ اصول بنا لیتے ہیں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو آج بھی دن ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی سورج مشرق سے طلوع ہوگا اور مغرب میں غروب ہوگا۔ یا اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک اور مثال پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان فانی ہے۔ جب انسان فانی ہے then we can say that for any specific person he is also mortal، کہ وہ بھی فانی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو شعبہ فلسفے کا سامنے آتا ہے جس کے متعلق ہم نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے that is called epistemology۔ epistemology علمیات۔ جیسا کہ آپ پہلے سمجھ چکے ہیں کہ فلسفی بنیادی طور پر بنیادی سوالات کے جواب فراہم کرتی ہے، اسی طرح وہ بنیادی سوالات جن کا تعلق علم کے شعبے سے ہوتا ہے۔ علم کہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں؟ حقیقی علم کیا ہے؟ کس کو ہم حقیقی علم قرار دے سکتے ہیں؟ علم کے حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہے؟ ان میں سے سب سے حقیقی ذریعہ علم کون سا ہو سکتا ہے؟ تو ان سوالوں کے جوابات فراہم کرنے کے لیے جس شعبے کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے ہم اسے ایپسٹمالوجی کا نام دیتے ہیں۔ اردو کے اندر اس کے لیے علمیات قرار دیا جاتا ہے۔ ہاؤ اینڈ وٹ کین وی نو، اس کے اندر بنیادی طور پر پرانی فلسفیز کی بنیاد پر ہم دو قسم کی فلسفیز کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 ریشنلزم۔ ریشنلزم کس چیز کی بنیاد پر بات کرتی ہے کہ انیٹ نالج کی بنیاد پر،
इसमें ये तस्वर दिया जाता है कि इल्म हमारे जहन के अंदर बुनियादी तौर पर खुद ब खुद पहले से मौजूद है। चीज़ों को ये नाम देना ये हमारे जहनी अमल का नतीजा होता है। जबकि दूसरे नंबर पर जो कंसेप्ट सामने आता है वो एम्पिरिसिज्म है। पहले कंसेप्ट को, रेशनलिज्म को प्लेटो ने पेश किया और उसके साथ साथ एरिस्टोटल ने इसके अंदर डुअलिज्म का कंसेप्ट दिया और उसने ये कहा कि नहीं, हम सेंसरी ऑर्गन्स की बुनियाद पर जो इल्म हासिल करते हैं वो भी दरअसल इल्म का दर्जा रखता है। इसलिए सिर्फ इल्म वो नहीं है जो हमारे जहन के अंदर मौजूद है, बल्कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से भी हासिल करते हैं। जबकि एम्पिरिसिज्म का सारा इन्हिसार मुशाहदे के ऊपर होता है, इन सेंस ऑर्गन्स के ऊपर होता है। 5 हवासे खमसा की बुनियाद पर जो हम इल्म हासिल करते हैं, हम उसी को ही हकीकी इल्म तस्वर करते हैं। और ये मॉडर्न फिलोसफर्स के नजरियात की बुनियाद पर ये कंसेप्ट सामने आता है जिसे नाम दिया जाता है एम्पिरिसिज्म। पहले कंसेप्ट के अंदर जिन लोगों ने किरदार अदा किया वो अफलातून और अरस्तू हैं, जबकि दूसरे कंसेप्ट को पेश करने में जिन्होंने ये कहा कि नॉलेज कम्स फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस एंड सेंसेस, देन वी कैन से दैट द फिलोसफर्स हु गेव दिस आइडिया can be said as Epicurus, John Locke and David Hume। चौथे नंबर पर जिस तस्वर को हम फिलॉसफी के अंदर डिस्कस करते हैं उसका नाम है एक्सियोलॉजी। उसे एक्सियोलॉजी का नाम दिया जाता है। कदरियात उर्दू के अंदर इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कदरियात का शोबा। ये किस चीज के साथ ताल्लुक रखता है? बुनियादी तौर पर इसे हम फिर आगे 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये एथिक्स से मुताल्लिक हमें बुनियादी सवालात के जवाबात फराहम करता है। व्हाट आर्ट आई डू एज एन इंडिविजुअल, दिस concept is concerned with ethics, and the second one is social and political philosophy that discusses about what ought we do together as a society। हमारे सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज क्या हैं जिनको हम इज्तिमाई तौर पर हम वैल्यू देते हैं, उन्हें कबूलियत का दर्जा देते हैं। वो जो हम इनफरादी तौर पर जिन खवास को अपनाते हैं, जिन नॉर्म्स और वैल्यूज, अक़दार और रिवायात के ऊपर अमल पैरा होते हैं, जिसके अंदर हमारा उठना बैठना, लोगों के साथ ताल्लुक़ कायम करना, लोगों के साथ बात करना, ये सारी चीज़ें एथिक्स के अंदर आती हैं। जबकि सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी के कंसेप्ट में हमारा जो इज्तिमाई रवैया होता है उसको हम किस हद तक सही करार दे सकते हैं, किस रवैये को हम गलत करार दे सकते हैं, वो इसमें डिस्कस किया जाता है। Whereas the third one is philosophy of art and aesthetics. It is related with the value in the arts and natural beauty। यानी नेचर के अंदर क्या चीज़ मौजूद है उनको हम कैसे वैल्यू कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो फिलॉसफी ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। अब हम इन फील्ड्स को समझकर हम आगे ये देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। हम फलसफा तालीम किस चीज़ को करार दे सकते हैं। मैंने सबसे पहले आपके सामने ये अर्ज़ किया था कि फलसफा तालीम से मुराद सादा तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि फलसफा के उसूलों का अमली तौर पर अतलाक़ तालीम के मैदान में करना और उसके मुख्तलिफ मौज़ूआत को समझने की कोशिश करना दरअसल फलसफा तालीम कहलाता है। हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन इस अंदाज से कर सकते हैं। ए फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आइडेंटिफाइज एंड क्लैरिफाइज द बिलीव्स, वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। हम ये देखते हैं कि हमें अगर एजुकेशन के किसी भी तस्वुर के अंदर जाना है तो ये देखना होगा वो माइंड सेट जिसे आप लेकर एजुकेशन के अमल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो डायरेक्शन, वो सिमत जहाँ से आप हासिल करते हैं, वो बुनियादी नुक्ता नज़र, वो जहन साजी, वो इंडोक्ट्रिनेशन जो आपकी पहले से
हो चुकी है और उसकी बुनियाद पर आप अपने एजुकेशन सिस्टम को उस्तवार करने के लिए जा रहे हैं, उन गाइडलाइंस और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, तो हम उसके लिए फिर ये देखते हैं कि एजुकेशन के वो कौन से फील्ड्स हैं जिनके अंदर हमें ये गाइडलाइंस फराहम कर सकता है। तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि एजुकेशन के वो फील्ड्स क्या हैं जिनके अंदर हमने डिफरेंट फिलॉसफीज के कंसेप्ट्स को हमने इम्प्लीमेंट करना होता है। एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन के एतबार से हम ये मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं। एनी सिस्टम ऑफ एजुकेशन is related with to formulate the objectives, to develop the curriculum. Education system is confined with his teacher, student, and how and what type of learning is being occurred through the educational process. हमने इसको देखना होता है। और फिर सबसे अहम बात इसमें यह देखना होती है कि कौन से वो तरीके, व्हाट इज द वे ऑफ टीचिंग ऑफ ए टीचर, और फिर ये देखना कि कौन से वो तरीके इस्तेमाल करके हम स्टूडेंट्स को बेहतर अंदाज में उनकी लर्निंग को मुमकिन बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें मेथडोलॉजी के अंदर जाना पड़ेगा। और इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन भी एक अहम तरीन शोबा है एजुकेशन सिस्टम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए, उसके सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और आखिर में हमने एवेल्युएशन के अंदर भी जाना होता है। किसी भी एजुकेशन सिस्टम में इसकी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और आप ये भी इसमें जहन में रखेंगे कि ये तमाम तर अनासर, इनका जो बाहम मरबूत निज़ाम होता है, दरअसल वही निज़ाम तालीम कहलाता है। कहां से हम डायरेक्शंस हासिल करके इन सारे एलिमेंट्स को हम उस्तवार करते हैं, इन एलिमेंट्स को हम अचीव करने के लिए मुमकिन बनाते हैं, तो वो है फिलॉसफी। फिलॉसफी से हमें यह पता चलता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स कैसे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम इस्लामी फलसफे को फॉलो कर रहे हैं तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इन चीज़ों को देखना होगा कि हमने एक अच्छा मुसलमान तालिब इल्म कैसे तैयार करना है, या एक मुहिब्बे वतन शहरी हमने कैसे तैयार करना है। तो इसको समझने के लिए हम बुनियादी तौर पर फिलॉसफी और एजुकेशन के कंसेप्ट को, उनके रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द फील्ड्स एंड हाउ द कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी इफेक्ट द system of education. Metaphysics, when we are concerned with the concept of metaphysics, the school curriculum is based on what we know of reality. हमने इसमें ये देखना होता है कि करिकुलम को डेवलप करते वक्त हमने ये देखना होता है कि हकीकत असलिया का मेयार क्या है। हमारे यहाँ जो हकीकी इल्म है वो कहाँ से आता है और कैसे हासिल किया जाता है। इसकी मिसाल को आप समझने के लिए, जब हम इस्लामी फ़लसफ़े को फॉलो करते हैं तो आप ये देखते हैं कि हमारे पास जो हकीकी इल्म की हैसियत इख्तियार करता है वो वही की बुनियाद पर हासिल होने वाला इल्म होता है, और उसके साथ साथ जो दुनियावी उलूम हैं उनकी भी अपनी जगह पर अहमियत मौजूद होती है, उनको भी हमने कंसीडर करना होगा अपने करिकुलम के अंदर। लॉजिक में हमने किन चीज़ों को डिस्कस करना होता है, मसलन कि आया कि हमने स्टूडेंट्स को लिबरल एजुकेशन की तरफ लेकर जाना है या वो सेंट्रलाइज होगी, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में दी जाएगी, जो हमारी स्टेट्स जिन चीज़ों को सही करार देकर हमारे स्टूडेंट्स को फराहम करना चाहेगी, क्या हम वो तालीम देंगे या हम उन्हें मुकम्मल तौर पर आज़ाद छोड़ देंगे कि वो जिस किस्म की लॉजिक को सामने रखकर जिस किस्म के नताइज हासिल करना चाहें वो कर सकते हैं। इसी तरीके से व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू फॉलो इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि जैसे एक टीचर क्लासरूम के अंदर दाखिल होता है, उसका माइंड सेट, उसके माइंड सेट के ऊपर ये बात मौजूद है, ये बात तय होती है कि उस टीचर ने क्लासरूम में जाकर कैसे पढ़ाना है। अगर टीचर ये तय करके जा रहा है कि मैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच को
अपना कर तालिब इल्म को तालीम देने की कोशिश करूँगा, then he will focus on the methods of teaching which are teacher centered, such as lecture method, textbook method, and those methods which are called teacher centered methods. और अगर टीचर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को अपना कर जा रहा है तो वो उनको ऐसी एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर तालीम देने की कोशिश करेगा जो स्टूडेंट्स को मरकजी हैसियत देकर तालीम देने की कोशिश की जाएगी, जिसमें जैसा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इसी तरीके से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, और इसी तरीके से और भी दूसरे जैसा कि सोक्रेटिक मेथड है जिसमें सवालात किए जाते हैं स्टूडेंट से, इनको अपनाकर वो स्टूडेंट्स को तालीम दे सकता है। एपिस्टेमोलॉजी के कंसेप्ट में टीचर्स नीड टू डिटरमाइन व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज थ्योरेटिकल अबाउट व्हाट दे टीच। उसने ये देखना होता है कि इल्म की असलियत क्या है, जो इल्म मैं स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ उसका हकीकी जरिया कौन सा है, किस इल्म के ऊपर हमें भरोसा करना होगा और किस किस्म के स्टूडेंट्स हमने तैयार करने हैं और उसके लिए उन्हें किस किस्म के इल्म की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट पे हम ये देखते हैं कि हाउ एक्सियोलॉजी अफेक्ट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एक्सियोलॉजी के तहत हमने ये देखना होता है कि व्हाट इज टॉट टू कंसिडर द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हमने ये देखना है कि खैर और शर का मेयार क्या है, अच्छी कदरें कौन सी हैं, यूनिवर्सल अक़दार क्या हैं कि जिनको हमने फॉलो करना है, और टीचर ने किन अखलाकी अक़दार को फोकस करके तालिब इल्म के किरदार की तरबियत करनी है और उन्हें एक अच्छे शहरी के तौर पर मुआशरे को फराहम करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एथिक्स क्या रोल प्ले करते हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो इसमें हमने ये देखना होता है कि टीचर मस्ट फेस द एथिकल डिलेमास दैट आर ए पार्ट ऑफ क्लासरूम लाइफ। असल में जिस तरह कि जॉन डेवी ने ये कहा था कि तालीमी इदारा मुआशरे का अक्स होता है, तालीम खुद ज़िंदगी है, यानी हम एजुकेशन के प्रोसेस के थ्रू हम उन एक्सपीरियंसेस से स्टूडेंट्स को गुजारते हैं जिसकी बुनियाद पर वो नॉलेज, वैल्यूज़ और स्किल्स को अटेन कर सकें। तो इसमें हमने जिस किस्म का माहौल अपना डेवलप किया है क्लासरूम का, तो उसी किस्म की किरदार की तरबियत उन स्टूडेंट्स के अंदर हमें देखने को मिलेगी। क्या आया कि वो स्टूडेंट्स के साथ मुशफ़िकाना रवैया अपनाता है, उनके अंदर जमहूरी रवैयों को परवान चढ़ाता है, या आया कि वो इस किस्म की फ़िलासफ़ी के ऊपर अमल करता है कि जिसकी बुनियाद पर फ़ैसले सिर्फ एक ज़ात के गिर्द घूमते हैं। तो इसमें एथिक्स को डेवलप करके हमने एथिकल कंसिडरेशंस के अंदर जाकर हमने ये देखना होगा कि हमने स्टूडेंट्स को किस किस्म की तरबियत देनी है। फिलॉसफी ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स के अंदर किन चीज़ों को फोकस करना होगा, तो इसमें हमने नेचुरल ब्यूटी को फोकस करना होता है, स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस का ताल्लुक नेचर के साथ जोड़ना होता है, और इसमें हमने ये देखना होता है हाउ यू एड्रेस एस्थेटिक्स इन ऑल एरियाज ऑफ द करिकुलम, कि आपने एस्थेटिक्स को यानी फितरत के हुस्न के साथ जो करिकुलम के तमाम तर एरियाज हैं, यानी मकासद हो गए, उसका मवाद हो गया, मेथडोलॉजी हो गई, या इवेल्युएशनल प्रोसेस हो गया, उसमें हमने एस्थेटिक्स को कैसे इंटीग्रेट करना है। तो इसके तहत ये फिलॉसफी ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स जो है वो एजुकेशन सिस्टम को इफेक्ट करती है। और इसकी मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ, जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को खूबसूरती से पैदा किया है। अब ये खूबसूरती हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी का एक खासा बन जाए तो हम इसका मतलब ये होगा कि टीचर जो है
وہ اس بات کو فوکس کر کے طالب علم کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کی زندگی منظم انداز سے اور خوبصورت انداز سے ترتیب پا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے اپنے ٹاپک کو ختم کروں گا اور اجازت چاہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔